गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 3 पार्ट्स में दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पहली वीडियो में पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरी वीडियो में हमने नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान वगैरह के बारे में जाना और तीसरी वीडियो में हमने सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो वो अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसके बारे में हमें जानने के लिए हमें इसके कुछ पूर्व इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों ये बनाए गए। तो जैसा हमने पिछले अध्यायों में देखा था, जब हमने शीत युद्ध के बारे में चर्चा की थी और फिर 2 ध्रुवीयता के युग के बारे में भी चर्चा की और फिर अंत में 2 ध्रुवीयता का अंत भी हुआ, तो उसमें हमने देखा कि सोवियत व्यवस्था के विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति और अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व के संक्रमण के दौरान यानी इस काल के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। विश्व में नई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन की बात की जा रही है, यानी जो यूएनओ है कि उसका फिर दोबारा रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। इसके साथ ही इस वैश्विक संस्था का विशेष रूप से महत्व बढ़ गया है और एक ध्रुवीयता के स्थान पर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था का विकास हो रहा है। इस समय कई आर्थिक संगठनों का पर्याप्त रूप से दबदबा बढ़ा है और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बेहतर विकास का नया मॉडल सामने आया है। बदलते समय के साथ साथ भारत भी अपनी नई भूमिका में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इसका गहरा जुड़ाव भी बना हुआ है। और जैसा हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध के अंत के फलस्वरूप अमेरिका के वर्चस्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उदय हुआ था। उसने अमेरिका द्वारा प्रस्तुत वर्चस्व की नई चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ में पुनर्रचना की मांग की। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार और पुनर्रचना की मांग इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण मांग रही है। भारत ने अपने तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को इस बदलते वातावरण में बदलने की मांग रखी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं और उसके क्या क्या अंग हैं, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों पड़ी। पॉइंट वाइज हम जानेंगे कि इसकी आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी। तो बच्चे, जैसा कि आप इस पर देख भी रहे हो स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता, यानी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए है। सबसे जरूरी, यानी 2 देशों, 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न हो सकता है और वो विवाद, अगर कोई ऐसा संगठन ना हो, ऐसी संस्था ना हो कि जो उन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल कर सके, तो वो विवाद बढ़ सकता है और आगे चल करके युद्ध का रूप भी ले सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना एक मध्यस्थ के रूप में, उसके एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए हुई, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि जिससे कि विभिन्न देशों के बीच में विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जा सके। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अनुच्छेद 1 में उसके जो उद्देश्य बताए गए, उनमें शांति और सुरक्षा को पहला स्थान दिया गया। देशों के बीच हमेशा विवाद होते रहे हैं और होते रहेंगे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि बल प्रयोग ही
हर विवाद का समाधान है। अच्छा यही है कि जिन देशों के बीच विवाद है उन्हें कहा जाए कि वे आपस में ही सीधी वार्ता करके उस विवाद का समाधान कर लें। यानी आपस में ही पहले नंबर पे तो यह कि उन्हें समझाया जाता है कि वे आपस में ही अपनी बातचीत करके समाधान कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को ऐसे तमाम विवादों पर बहस करने तथा इस संबंध में आवश्यक सलाह देने का अधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के फैसलों को मानना सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। आम सभा किसी राज्य की संसद की तरह कानूनों का निर्माण नहीं करती, पर उसके फैसले विश्व जनमत को दर्शाते हैं। किसी भी सभ्य राज्य की सरकार बहुत लंबे समय तक जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती, यानी एक ऐसे फैसले की अवहेलना नहीं कर सकती जिसपे पूरा विश्व या विश्व के जो है अधिसंख्य लोग एक मत हों। इन्हीं बातों से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व का पता चलता है। दूसरा, युद्धों की रोकथाम में सहायक। देखो बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्धों की रोकथाम में बहुत सहायक हैं। जैसा हमने देखा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो कि 1914 से शुरू हुआ और फिर उसके बाद में 1919 तक चला, और फिर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो कि 1939 से लेकर 1945 तक चला, तो उसमें संसार को काफ़ी बड़ी विभीषिका झेलनी पड़ी। संसार में जो है बहुत कई लाख लोग मारे गए और बहुत तबाही हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भी यही था कि युद्धों को रोका जाए। तो ये युद्धों की रोकथाम में भी बड़े सहायक हैं। जैसा हमने ऊपर के पॉइंटों में बताया कि दो राष्ट्रों के मध्य में या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिचौलिए की भूमिका निभा करके उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझाते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। और कोशिश यही होती है कि किसी भी तरह से जो विवाद है वो युद्ध का रूप ना ले, और अगर बहुत अपरिहार्य किसी वजह से युद्ध हो भी जाता है तो उसे जल्द से जल्द समाप्त करवाना और मिनिमम नुकसान पर ही रोकना। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, यानी विश्व के आर्थिक विकास में सहायक। तो आर्थिक विकास में ये किस तरह से सहायक हैं? तो ये देखो बच्चों, जैसे मानव समुदाय राजनीतिक हिंसा, प्रतिहिंसा, कूटनीति एवं विद्वेष के अलावा सामाजिक एवं मानवीय समस्याओं से भी जूझता आ रहा है। तो अगर हम जानते हैं कि अगर संसार में युद्ध का वातावरण बना रहेगा, लड़ाई झगड़े का वातावरण बना रहेगा, तो कोई भी देश विकास नहीं कर सकता, आर्थिक विकास नहीं कर सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसा माहौल उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं संसार में कि जिससे युद्ध वगैरह ना हो और प्रत्येक राष्ट्र अपना आर्थिक विकास कर सके, और राष्ट्रों के मध्य अच्छे संबंध बनवाने की कोशिश करते हैं कि विभिन्न राष्ट्र आपस में सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। नंबर चौथा पॉइंट, प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटना। तो ये कैसे है? आज हम जानते हैं कि संसार में विभिन्न तरह की प्राकृतिक आपदाएं और महामारी भी फैली हुई है। जैसे महामारियां फैली हैं, जैसे आज के समय में सबसे बड़ी महामारी, जैसा आप जान ही रहे हो कि कोविड-19 कोरोना से ग्रस्त है, यानी पूरे वर्ल्ड में कोरोना महामारी फैली हुई है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ये विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, महामारी से निपटने में भी बड़े सहायक हैं, बड़े हेल्पफुल हैं। ये सभी देशों को एक मंच पर ला करके उस महामारी से निपटने के तरीके बताते हैं और उस महामारी से कैसे निपटा जाए उसमें अहम योगदान देते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे आतंकवाद है, ऐसे ही महामारी किसी एक देश की समस्या नहीं है। महामारी जो है पूरे देश में, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह से पूरे संसार में फैल जाती है, जैसा कि हमने कोरोना के मामले में भी देखा। तो उससे पहले भी हमने देखा कि कई बीमारियां महामारी का रूप धारण कर चुकी हैं, जैसे एड्स, टीबी, कैंसर, मलेरिया आदि। इनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की जरूरत होती है
और हम देख भी रहे हैं कि अब जैसे कोरोना से निपटने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस हद तक चल रहा है कि विभिन्न देश मिलकर के कोरोना की जो वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, और जो इसकी प्रमुख संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये उसे कोऑर्डिनेट कर रहा है कि भाई जल्द से जल्द कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन आए, बाजार में दवाई आए, और उससे फिर जो है सभी को इस महामारी से निजात मिले। और इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इससे महामारी से कैसे निपटना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए, जैसे अब इस महामारी से निपटने के लिए भी सैनिटाइजर है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, तो किस किस का पालन करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे महामारी से हम निपट सकें, उससे बच सकें, अपने आप को बचा सकें, तो इसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका समाधान वैश्विक सहयोग के जरिए ही संभव हो सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अहम भूमिका होती है, यानी विभिन्न राष्ट्रों को एक मंच पर ला करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। जैसे हम अब आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये स्थापित हुआ था तो शुरू में इसके 51 देश इसके सदस्य थे, और अब जो है इसके 193 देश सदस्य हैं। लगभग हर संसार का हर देश इसका सदस्य है। तो सब देश मिलकर के, उनके प्रतिनिधि मिलकर के जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपस में सहयोग की चर्चा होती है, और विभिन्न मसलों पर, सामाजिक, आर्थिक, या जैसे अब हमने देखा आर्थिक ये जो है महामारी, प्राकृतिक आपदा, इन सब पर चर्चा होती है और इनसे निपटने के तरीके भी खोजे जाते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन की आवश्यकता, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटना। आज हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या जो है वो एक विभत्स रूप धारण कर चुकी है। जो ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व का तापमान, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस तापमान का बढ़ने का मुख्य कारण है जो ग्रीन हाउसेज गैसें हैं, जो क्लोरोफ्लोरो गैसें हैं, और इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण, ये भी इसके वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण है। और हम जानते ही हैं कि वैश्विक ताप वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हमारे पर्यावरण का, जो पृथ्वी का पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, और इसके साथ साथ पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही है। इसके साथ साथ जो बारिश है वो समय के हिसाब से नहीं हो रही, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, कहीं सूखा पड़ जाता है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं ध्रुवों पर बर्फ भी पिघलती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा ज़्यादा बर्फ पिघलने से कि जो कोस्टल एरिया हैं उसमें बाढ़ आ जाएगी, और इसके बाद में आगे चल करके पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का जो है बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब बच्चों हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि हमारे कोर्स में भी है मुख्य रूप से, कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसकी कैसे स्थापना हुई, कितने राष्ट्र इसके सदस्य हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, और आज के युग में इसकी क्या भूमिका है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानना चाहिए कि इसकी स्थापना क्यों हुई। तो बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए मजबूर किया। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जैसा हमने बताया 14 से 19 तक चला, तो ये था कि भाई किसी ऐसे संगठन की जरूरत होनी चाहिए कि जो ये नौबत आती ही ना और ये युद्ध ना हो। तो फलस्वरूप 1920 में राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, राष्ट्र संघ, जिसे कि हम लीग ऑफ नेशन भी कह सकते हैं। फिर भी राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि 1939 से 45 के बीच हुआ, को रोकने में असफल हुआ। यानी शुरू में जो लीग ऑफ नेशन का जन्म हुआ था, तो वो लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, तो ये प्रथम विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो पाया। तो यह युद्ध अपने आप में संपूर्ण इतिहास में एक महान संकट और विनाशकारी था। तो जबकि द्वितीय विश्व युद्ध को ये नहीं रोक पाया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना ही लीग ऑफ नेशन की इसलिए की गई थी, राष्ट्र संघ की, कि भाई आगे से कोई युद्ध, ऐसा कोई भयावह युद्ध ना हो। लेकिन ये उसे रोकने में, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा, जो कि 1939 से 45 के बीच में
हुआ था। तो इसकी बड़ी भयावहता रही इस महायुद्ध की। तो यह युद्ध अपने आप में संपूर्ण इतिहास में एक महान संकट और विनाशकारी था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सन 1945 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले था राष्ट्र संघ, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस संगठन का जन्म 51 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर करने से हुआ। जहां राष्ट्र संघ असफल हुआ था, वहां संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफल होने का प्रयास किया। इसने विश्व युद्धों को रोका। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य संघर्षों तथा युद्धों को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार यह विश्वास था कि यह झगड़ों को युद्ध में तब्दील होने से रोकेगा तथा यदि युद्ध हो भी जाता है तो संघर्ष को एक सीमा से आगे बढ़ने से रोकेगा। जैसा कि संघर्ष सामाजिक तथा आर्थिक अल्प विकास के परिणाम होते हैं, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं और स्थापना के समय 51 थे, जो सभी संघ प्रभु हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ये हम अलग अलग अंगों की जब आपको डिटेल बताएंगे तब उसमें भी हम आपको अच्छे तरीके से डिटेल में इनकी चर्चा करेंगे। 5 स्थायी सदस्य वे बड़े देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी, जबकि 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात निर्वाचित होते हैं। इनमें शामिल स्थायी सदस्य हैं, ये बच्चों आपने ध्यान रखना है। वैसे हम आगे जब सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तार से बताएंगे तब भी हम चर्चा करेंगे। तो स्थायी सदस्य ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ये सभी वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं, अर्थात किसी भी फैसले को अस्वीकार कर सकते हैं। अब बच्चों, हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कोई भी संगठन जब बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कुछ उद्देश्य तो आपको स्पष्ट पहले ही हो चुके हैं जो हमने आपको बताया। तो हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, यानी इस संगठन को किस लिए बनाया गया, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस संगठन को बनाया गया। तो पहला उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, यानी इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेके 1919 तक चला और उसमें अनेक देशों में लाखों लोग मारे गए, काफ़ी विनाश हुआ और उसके बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की गई जिससे कि भविष्य में युद्ध ना हो। परंतु राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक पाया, जो कि 1939 से 45 तक चला। और उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। यानी इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विश्व में शांति बनी रहे, सबको सुरक्षा मिले, सभी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित समझें और उनके बीच में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित हों। दूसरा है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, यानी विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण हों, देशों के बीच में वैमनस्यता ना रहे, शत्रुता ना रहे और सभी राष्ट्र, सभी लोग मिलजुल कर मैत्रीपूर्ण वातावरण में रहें। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करना। यानी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। देखो, ये अपने आप में काफ़ी विस्तृत उद्देश्य है कि सभी राष्ट्र यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये ऐसे प्रयास करता है कि जिसमें कि सभी देश, अधिकतर इसके मेंबर हैं, कि आपसी सहयोग के द्वारा संसार में जो भी या देशों में आपस में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है उसका बातचीत के द्वारा हल करना, जिससे कि कोई भी विवाद या किसी भी तरह से युद्ध की
संघर्ष की नौबत ना आए, जिससे कि सभी राष्ट्र अपना आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कर सकें। और हम जानते हैं कि आज का युग वैश्वीकरण का युग है और संसार की एक टेक्नोलॉजी दूसरे देश में, संसार के लोग एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से विभिन्न हमारी परंपराएं, हमारा पहनावा, खान पान एक देश से दूसरे देश में जाता है। तो इस तरह से हम चहुमुखी विकास कर सकते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना। यानी हम जानते हैं कि विभिन्न देशों में कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर विवाद भी होते रहते हैं। कभी पानी की समस्या को लेकर के विवाद होता है, कभी देश की सीमाओं को लेकर के विवाद होता है, और कभी परमाणु अस्त्र शस्त्र बनते रहते हैं, अलग अलग मिसाइल वगैरह, इनका इस्तेमाल, इनका प्रयोग होता रहता है, परीक्षण होता रहता है। तो विवाद भी कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। तो उसको लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां करवाता है। यानी दो देशों के बीच में, दो से ज़्यादा देशों के बीच में विभिन्न संधियां और कानून भी बनते हैं, जिससे आपस में सब उसका सम्मान करें। तो ये उसको सम्मानपूर्वक लागू करवाने में भी अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है कि भाई जो राष्ट्रों की अपनी अखंडता है, प्रादेशिक अखंडता है, संप्रभुता है, उसका सभी लोग आदर करें। यानी हर राष्ट्र संप्रभु है, यानी वो अपने विदेश नीति और अपनी आंतरिक नीति निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, और हर राष्ट्र की अपनी सीमाएं हैं। तो सभी राष्ट्र एक दूसरे की सीमाओं का आदर करें, सम्मान करें, और हर राष्ट्र दूसरे की स्वतंत्रता का आदर करे। ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। सभी राष्ट्र सहिष्णुता का व्यवहार करें, अच्छे पड़ोसी की तरह रहें, मानव अधिकारों के प्रति राष्ट्रों की निष्ठा की पुष्टि करके मानव की गरिमा फिर स्थापित करें। ये सब इसके उद्देश्य हैं। बच्चों, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत दिखाए गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र के क्या सिद्धांत हैं, यानी कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर ये काम करने की इसने घोषणा की है। तो पहला सिद्धांत है, संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य देशों की समानता और संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता देता है तथा उसमें विश्वास रखता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने भी सिद्धांत बनाए हैं कि किन सिद्धांतों के बेस पर, किन प्रिंसिपल्स के बेस पर कार्य करेगा। तो पहला ये सिद्धांत है कि जितने भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनकी समानता और संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता देता है। यानी सभी राष्ट्रों को समान मानेगा, और उनकी संप्रभुता यानी उनकी कि वो एक राष्ट्र के रूप में उन्हें मान्यता देगा कि भाई वो अपनी आंतरिक और विदेश नीति निर्धारित करने में स्वतंत्र हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि उसके चार्टर में दी गई अपनी जिम्मेदारियों को वे ईमानदारी से पूरा करें। यानी जैसे कोई भी संस्था होती है तो उसके नियम होते हैं, तो जितने भी जो देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं वो इसके नियमों का जो इसके चार्टर में दिए गए हैं, तो ये माना जाता है कि वो अपनी जिम्मेवारी और ईमानदारी से उसका पालन करें, जिससे कि आपस में सहयोग बना रहे और सभी राष्ट्र सुख शांति से रह सके। हम जानते हैं कि कोई भी संस्था होती है तो उसके नियम होते हैं, और उन नियमों को जब सभी मानते हैं तभी वो संस्था अच्छी तरीके से चलती है और तभी सभी का भला होता है। तीसरा, राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपने सभी विवादों का हल निकालने में शक्ति का प्रयोग ना करें, उनका निपटारा शांतिपूर्ण उपायों और तरीकों से करें, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो ये मुख्य सिद्धांत है, क्योंकि देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसलिए हुई है कि विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। अगर शक्ति का प्रयोग होने लगा, लड़ाई झगड़े करके करेंगे, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत ही क्या रह जाती है, फिर उसका फायदा क्या हुआ। नंबर 4, सभी सदस्य राष्ट्रों को दूसरे राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। यानी सभी राष्ट्र एक दूसरे की सीमाओं का आदर करें और उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करें, दूसरे की जमीन भूमि हड़पने की कोशिश ना करें। नंबर 5,
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की जाने वाली सभी कार्रवाइयों में सभी राष्ट्रों को सहायता करनी चाहिए। हमने बताया संयुक्त राष्ट्र को समय समय पर विभिन्न कार्रवाई भी करनी पड़ती है, कभी कभी सैनिक कार्रवाई भी करनी पड़ जाती है, तो सभी राष्ट्रों को उसमें सहायता करनी चाहिए, अपनी सेनाओं को भेजना चाहिए जहां जरूरत हो। और कई बार फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है, पैसे की भी जरूरत करती है, तो यथासंभव सबको उसमें अपना योगदान देना चाहिए। नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी इसका सिद्धांत है, यानी अगर जिसके इंटरनल जो मैटर हैं वो अपने आप सुलझाएंगे, उसमें वो संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखो, वैसे तो बच्चों हमने आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में बता ही दिया है। इसकी सदस्यता के बारे में एक बार फिर दोबारा चर्चा कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी शांतिपूर्ण देशों के लिए खुली हुई है जो उसके चार्टर में दिए गए दायित्वों को मंजूर करते हैं। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 राज्यों ने भाग लेकर 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। अन्य देशों की सहमति लेकर पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार उसके मूल या संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 है, यानी जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए, ये इसके प्रारंभिक सदस्य हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 है। एक राज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा की मंजूरी लेकर दी जाती है, यानी कोई भी राज्य अगर उसकी सदस्यता लेना चाहता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा की मंजूरी लेकर उसे ये सदस्यता मिल जाती है। अब ये भी है, और इसके साथ साथ जो पहले जो थी इसकी 192 थी, लेकिन 2011 में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। इस प्रकार अब 193 सदस्य संख्या है। और इसका जो मुख्य कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूरोपीय कार्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय अमेरिका में और यूरोपीय कार्यालय जिनेवा में। हमारे जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो कहीं से भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। कब स्थापना हुई, प्रारंभिक सदस्य कितने थे, वर्तमान में कितने सदस्य हैं, मुख्यालय कहाँ है, तो हम न्यूयॉर्क बताएंगे। बच्चों, जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ इसके प्रमुख अंग दिखाए गए हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं, पहला जैसे दिखा रखा है सचिवालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद। और जो न्यासिता परिषद के नीचे लिखा हुआ है कि इसका कार्य सन 1994 से समाप्त कर दिया गया है। तो जब हम इन अलग अलग अंगों की चर्चा करेंगे तो आपको ये भी बताएंगे कि न्यासिता परिषद का जो कार्य है 1994 में क्यों समाप्त कर दिया गया था और ये क्या है अपने आप में। अब बच्चों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो उसका मुख्य अधिकारी है उसे महासचिव बोला जाता है। तो अभी तक जो है इसके अब ये 9वें जो हैं महासचिव इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के चल रहे हैं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप इसे नोट भी कर लेना कि हर महासचिव का नाम दिखा रखा है, किस देश से वो रहा, क्या उसका कार्यकाल रहा। जैसे पहले जो इसके महासचिव थे वो थे ट्राइब ली। जैसे प्रश्न आ जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्राइब ली जो नॉर्वे से थे और 1946 से 52 तक उनका कार्यकाल रहा। दूसरे महासचिव डेग हैमरशोल्ड बने जो स्वीडन से थे और 1953 से 61 तक उनका कार्यकाल रहा। फिर तीसरे महासचिव यू थांट जो कि बर्मा, जिसे कि अब म्यांमार कहा जाता है, रहे, जो 1961 से 71 तक इस पद पर 10 साल तक रहे। और चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहिम ऑस्ट्रेलिया से रहे, जो 72 से 81 तक इस पद पर रहे। पांचवें महासचिव जेवियर पेरेज दू कुयार पेरू से थे ये, जिनका कार्यकाल 1982 से 1991 में रहा। और जो छठे महासचिव बने वो बुतरस घाली मिस्र से थे, जिनका कार्यकाल
1992 से 1961 तक था। और 7वें महासचिव कोफी ए अन्नान घाना से थे, जिनका कार्यकाल 1997 से 2006 तक रहा। और 8वें महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया से थे, जो कि 2007 से 2016 तक इस पद पर रहे। और वर्तमान में जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं और 2017 में बने। और अभी यह इस समय यही संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। तो ये आ जाता है खासकर प्रश्न कि भाई इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, या वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नाम बताइए। तो हम लिखेंगे एंटोनियो गुटेरेस। ये भी आ सकता है किस देश से हैं, तो पुर्तगाल से हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको आज के अध्याय में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या हैं, इनकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में बताया। फिर इनके बनने के क्या उद्देश्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं और कौन कौन से इसके महासचिव रहे। इसके साथ साथ हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की केवल आपको संक्षेप में बताया। अगली वीडियो रिकॉर्डिंग में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रत्येक अंग के बारे में आपको जानकारी देंगे कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के क्या क्या कार्य हैं, कौन सा क्या कार्य करता है, कितनी उसकी सदस्य संख्या है, क्या उसकी भूमिका है। तो उस अगली वीडियो में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।